Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. Myself Devendra, and I will be teaching you Public International Law. So this is my third video. If you have not watched my previous video, please go to the playlist and please watch them. I have covered basically introduction. After that I have covered these bullet points. अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहार का नियमन करते हैं. I have covered the definition of public international law, private international law, supra-international law. So public and private I have covered basically. I have covered the difference between public international law and private international law. Now today we will learn different definitions of international law. तो सबसे पहले जो डेफिनेशन सबसे पहले हम इंटरनेशनल लॉ जो शब्द है वर्ड है ये सर्वप्रथम 1780 में जेरेमी बेंथम द्वारा दिया गया था. इसके बाद जो सबसे पहले जो डेफिनेशंस फेमस हुई वो ओपेनहीम की डेफिनेशन थी. अंतर्राष्ट्रीय कानून उन प्रयोगों में आने वाले तथा संधियों में प्रयोग किए जाने वाले नियमों का नाम है जिनको सभ्य राज्य पारस्परिक व्यवहारों में प्रयोग करने के लिए बाध्य होते हैं. प्लीज मेक अ नोट ऑफ फ्यू points like international law is the name for the body of customary law and conventional rules. Number 1 customary law, number 2 conventional rules which are considered binding by civilized state in their intercourses with each other. जो सभ्य समाज पारस्परिक व्यवहारों के लिए प्रयोग करने के लिए बाध्य होते हैं, यानी राज्य जिनको सभ्य राज्य, यहाँ पे देखो डेफिनेशन में एक सभ्य राज्य सिविलाइज्ड स्टेट के बारे में बात की गई है और बताया गया है कि इंटरनेशनल लॉ जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उन प्रयोगों में आने वाले तथा संधियों में प्रयोग किए जाने वाले नियमों का नाम है. इट इज अ नेम ऑफ द बॉडी ऑफ कस्टमरी लॉ एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसिडर्ड बाइंडिंग बाय द सिविलाइज्ड स्टेट. ये सिविलाइज्ड स्टेट्स के लिए एक बाइंडिंग है, फोर्स है कि इन्हें उन्हें लागू करना पड़ेगा. नाउ इस डेफिनेशन की हम क्रिटिसिज्म देखते हैं. तो इस डेफिनेशन में बताया गया है कि रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स ओनली, इसने केवल स्टेट्स की बात की गई है. लॉ ऑफ नेशन, ये नेशंस का लॉ है, और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ कस्टमरी लॉ एंड कन्वेंशनल लॉ विच आर कंसिडर्ड बाइंडिंग बाय द सिविलाइज्ड स्टेट्स. इसने केवल सिविलाइज्ड स्टेट्स के बारे में बताया है. लेकिन अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें, नॉट ओनली स्टेट्स बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एनजीओज वगैरह जो काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, हैज आल्सो सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर द इंटरनेशनल लॉ. इनकी भी सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत. ह्यूमन एंड इंडिविजुअल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. कोई व्यक्ति जो जर्मनी में है, एक व्यक्ति इंडिया में है, उनका आपस में बिजनेस चल रहा है, they are also part of the international law. International law was just evolving. There were few conventions as major part of the world in colony form. So international law was dictated in superpowers. यानी कि जो वर्ल्ड वॉर शुरू था तो जो उस समय सुपर पावर्स थे वो उनके हाथ में ही इंटरनेशनल लॉ डिक्टेटेड था. एंड ओनली फ्यू कन्वेंशंस मेजर कन्वेंशन थे एंड मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर इन कॉलोनी फॉर्म. जो कॉलोनी फॉर्म में था, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर जो फॉर्म था वो एकदम कॉलोनी फॉर्म में था. देयर वॉज अ मोनोपोली ऑफ सुपर पावर्स. सुपर पावर्स की मोनोपोली थी, लाइक जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो सुपर पावर थे वो लॉ को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते थे. क्या म्यूनसिपल लॉज में नहीं होता है जो लोग सुपर पावर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपनी बात करने की कोशिश करते हैं. तो इसी तरह से जो मोनोपोली सुपर पावर्स थे, खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इस पर कवर करेंगे तो काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट होगा. बट इसकी डेफिनेशंस की जो क्रिटिसिज्म आई उसमें ये था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो कॉलोनी फॉर्म में जो, और दूसरा जो था जो पूंजीपति थे उनके बीच में बटा हुआ था. जो सुप्रीम पावर्स थी वही उसको बहुत, जब ये डेफिनेशन पॉपुलर हुई उसको बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करती थी. तो रूल्स आर ओनली कंसिडर्ड विच डाइल्यूट्स द अथॉरिटी ऑफ लॉ. रूल्स आर ओनली कंसिडर्ड, केवल कंसिडर्ड किए गए थे जो कि डाइल्यूट्स होते रहते थे अथॉरिटी ऑफ लॉ
जो अथॉरिटी ऑफ लॉ के, अब जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग रूल्स डायलूट होते थे। कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स आर नॉट सफिशिएंट, यानी जो कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स के बारे में बात की है जेरेमी बेंथम साहब ने कि कस्टमरी लॉ एंड कन्वेंशनल रूल्स, केवल कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स ही सफिशिएंट नहीं है, इट हैज अदर प्राइमरी सोर्सेज जैसे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, डिसीजंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स, there are secondary sources of like principle of equity, justice and good consent. So these factors was missing in opinion definitions. सिविलाइज स्टेट की डेफिनेशन उन्होंने दी। सिविलाइज स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, यानी कि इसने स्टेट्स को डिवाइड कर दिया सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड में। और अगर आपको बता दें कि जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे उन्हें सिविलाइज स्टेट बोला जाता था, तो बाकी स्टेट्स क्या अनसिविलाइज्ड थे, तो इसने भी इंफीरियरिटी पैदा कर दी कॉलोनीज की तरफ। एंड लाइक स्टेट वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट, स्टेट जो है वो अपने आप में अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। इंटरनेशनल लॉ अप्लाइज टू स्टेट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अप टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल एज वेल, लाइक एनजीओज एंड पर्सनल लॉ, प्राइवेट लॉ, लाइक दिस प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस तरह से ओपिनियन की डेफिनेशन में काफ़ी लूप होल्स थे। तो 9th एडिशन जो ओपिनियन साहब ने निकाला इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैज़ बीन डिफाइंड एज इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स विच आर लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स इन their intercourse with each other. These rules are primarily those which governs relations of the organizations and to some extent also individuals may be subjected of the right conferred and duties imposed by the international law. So this is the modified definitions जो बाद में ओपिनियन साहब ने दी। इसके बाद आता है जेएल ब्रेयरली डेफिनेशन। जेएल ब्रेयरली का डेफिनेशन में क्या था, द लॉ ऑफ नेशन। देखो सारी डेफिनेशन लगभग एक जैसी बातें करती हैं इनमें। तो लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ में भी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ रूल्स। तो सबसे पहले बॉडी ऑफ रूल्स आपको ध्यान में रखना है। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस विच आर बाइंडिंग अपॉन द सिविलाइज्ड स्टेट। देखो यहाँ पे इन्होंने भी सिविलाइज्ड स्टेट की बात की, जैसे कि ओपिनियन साहब ने बोला था कि सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशन विद वन अनदर, तो वही भी डिस्प्यूट सिविलाइज्ड स्टेट वाला यहाँ भी आना है कि रूल्स एंड प्रिंसिपल में बी कम फ्रॉम द सोर्सेज बट ऑन नेगेटिव पार्ट, यहाँ रूल्स और प्रिंसिपल्स की तो बात कर दी गई, मे बी कम फ्रॉम एनी सोर्सेज बट वन ऑन नेगेटिव पार्ट दे टॉक्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज ओनली लाइक ओपिनियन, यानी उन्होंने केवल सिविलाइज स्टेट्स केवल स्टेट्स की बात की। व्हाट अबाउट द प्राइवेट बॉडीज, अदर इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, इसकी कोई बात नहीं की। इसके बाद हम पढ़ते हैं हैंस कैल्सन की डेफिनेशन। राष्ट्रों की विधि अथवा अंतरराष्ट्रीय विधि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, वह नियमों और सिद्धांतों का एक संकलन है और जिसके अनुसार कार्य करना पारस्परिक व्यवहार में सभ्य राज्यों के लिए आवश्यक है। नेम ऑफ द बॉडी ऑफ द रूल्स विच रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्सेज विद ईच अदर, यानी कि स्टेट्स के कंडक्ट जब वो एक दूसरे से ऑपरेट करते हैं, इसके ऊपर नेशनल जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस हो रही है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैल्सन। इन्होंने भी लगभग सेम सी डेफिनेशन दी है। तो हाउएवर एनालिसिस हम इसके डेफिनेशन से क्या निकालते हैं, इट इंक्लूड द सोर्सेज एंड स्टेट्स। इन्होंने सोर्सेज और स्टेट्स की बात की। राष्ट्रों की विधि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, नियमों और सिद्धांतों का संकलन जिसके अनुसार कार्य करना वाले सब राज्यों के लिए आवश्यक है। यानी सोर्सेज और स्टेट्स की बात की है केवल, बट इट डज नॉट गिव द क्लियर पिक्चर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और इन्होंने देखा जैसा कि अब बहुत ऑब्वियस यहाँ से है कि बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर इंटरनेशनल लॉ की हमें यहाँ से नहीं मिल रही है। इसके बाद है चार्ल्स की डेफिनेशन है, चार्ल्स जी फैनविक। International law is a body of general principle and specific rules which are binding on members of international community। अब देखो बहुत बढ़िया डेफिनेशन बोली उन्होंने, कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करी, इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस। दे आर नॉट टॉक्ड अबाउट एनी सिविलाइज्ड स्टेट ऑन दिस थिंग। इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की है, इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस, आपस में म्यूचुअल रिलेशंस के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज जिन रूल्स को मानने के लिए बाध्य हैं, बाइंडिंग है उनके ऊपर वो रूल्स। तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज इंक्लूड्स इन institutions, individuals. It includes all the sources which can be general and specific. So it is the symbolic definition. ये एक symbolic definition हो सकती है, but rules ये एक symbolic definition हो सकती है, लेकिन rules उसमें जो है वो अभी उसकी बात नहीं की गई है।
इसका डॉक्टर संपूर्ण ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय विधान उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं जिसके अनुसार सब राज्य एक दूसरे से प्राय बर्ताव करते हैं। इन्होंने इनके डेफिनेशन में कंडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट की बात की गई है, जो कि अपने आप में ही मतलब अगेन द सेम काइंड ऑफ डेफिनेशन विच वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड। इसके बाद हॉल की डेफिनेशन है। हॉल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के ऐसे नियम हैं जिन्हें वर्तमान सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसी शक्तियों के साथ बाधित रूप से पालन करने के योग्य समझते हैं, जिनके साथ सद्विवेकी कर्तव्यपरायण व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। वे यह भी समझते हैं कि यदि इनका उल्लंघन किया गया तो उपयुक्त साधनों द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है। International law contains certain rules or conduct which modern civilized states are regarded as being binding on them in their relations with one another. They also regard as being enforceable by the appropriate mean in case of infringement. यानी अगर उनका infringement होता है तो there must be a remedy. उनके लिए कुछ ना कुछ रेमेडी होगी और वो रेमेडी किसी फोर्स के द्वारा एप्लीकेबल होगी, जैसा मैंने एयर इंडिया के केस में एग्जाम्पल दिया था। एयर इंडिया केस में मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको कि कौन सी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके थ्रू ये गवर्न होता है इंटरनेशनल लॉ, जहाँ भी लिखा हुआ है, जहाँ पे जिसके थ्रू जिसमें इसके लॉज के रूल्स लिखे हुए हैं, तो उसके हिसाब से इसकी रेमेडी बनती है। वो किस पे बनेगी, पार्टीज पे बनेगी या थर्ड पार्टी बनेगी, या जैसे जैसे एग्जांपल प्राइवेट वाला दिया था कि दो इंडिविजुअल्स थे, आपस में उनका बिजनेस था, तो उनके ऊपर जो रेमेडी बनी थी वो रेमेडी जो थी वो कैरियर के ऊपर बनी थी, जो उनका शिप जो है जो उनके सामान को बोर्ड कर रहा था उसके ऊपर रेमेडी बनेगी। और यूएन की अगर थी तो फिर यूएन के गुड्स ऑफ कन्वेंशंस के जो रूल हैं वो लगेंगे। और इसी तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे यूनिट्रॉल, यूनिसिट्रॉल, इस तरह से डिफरेंट जो है रूल्स एंड कंडक्ट्स हैं एंड प्रिंसिपल्स हैं जो मेंशन्ड हैं ऑलरेडी, वो एप्लीकेबल होंगे और इस हिसाब से उनकी रेमेडी बनेगी। तो दैट वाज द हॉल डेफिनेशन। सो मॉडर्न डेफिनेशंस क्या है इंटरनेशनल लॉ की। अब मॉडर्न डेफिनेशन, दीज डेफिनेशंस में जो लूप होल थे, जो क्रिटिसिज्म थी, वो मैंने बता दी आपको, बहुत अच्छे से मैंने बताई हैं सारी डेफिनेशंस। तो आई गेस आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। स्टिल इफ नॉट देन प्लीज कमेंट मी, आई विल एलेबोरेट मोर। नाउ अब हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की जाते हैं। यानी कि सबसे पहली डेफिनेशन में लूप होल क्या आया था कि स्टेट की लूप होल आ गया, तो स्टेट को सिविलाइज्ड स्टेट बोला गया है केवल, और सिविलाइज्ड स्टेट उसमें क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। दूसरा चीज जो है मोनोपोली ऑफ कॉलोनी थी, ये जो मतलब कि जो मोनोपोली जो थी ये एक तरह से जो रूलर्स थे जो वो दे कैन डाइल्यूट द स्टैट्यूट को डाइल्यूट कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी थी कॉलोनी के साथ। तो इन सब लूप होल के बाद जो कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस आई, तो मॉडर्न डेफिनेशंस में जो सोवियत की डेफिनेशन थी वो क्या थी। सोवियत ने बताया कि द सम ऑफ टोटल ऑफ नॉर्म रेगुलेशन relation between states is in the process of their struggle and cooperation experience will of the ruling classes of these states and secure by the coercion exercised by the state individually and collectively। अपने सहयोग और संघर्ष की प्रक्रिया में राज्यों के बीच संबंधों का विनियमित करने वाले मानदंडों की कुल योग इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल एंड कॉपरेशन, यानी कि इट इज द टोटल सम ऑफ नॉर्म्स रेगुलेटिंग रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। ये स्टेट्स के रिलेशंस को रेगुलेट करता है इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल एंड कॉपरेशन, उनके स्ट्रगल और कॉपरेशन के लिए एक्सप्रेसिंग द विल ऑफ द रूलिंग क्लासेस, जो रूलिंग क्लासेस हैं उसके विल, पॉलिटिकल पावर और स्टेट्स के ऊपर ऑफ दीज स्टेट्स एंड सिक्योर्ड बाय द कोर्सन एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिवली, जो इन राज्यों के शासक वर्गों की इच्छा व्यक्त करते हुए और राज्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से प्रयोग किए गए हैं और उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं, मतलब ये लॉ। तो क्रिटिसिज्म क्या थी कि सोवियत डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज नॉट एडिक्वेट एंड इट डज नॉट mentioned international organization, individuals and non-state entities as subject of the international law। तो ये अपने आप में incomplete definition है। It also not include the general principle of law recognized by the civil states। इसके बाद चाइनीज डेफिनेशन में क्या है, इंटरनेशनल लॉ को रेफर किया गया बॉडी ऑफ रूल्स डिलीवर्स
फ्रॉम कस्टम्स और ट्रीटीज, इन्होंने संधियों से और प्रथाओं से इसको जोड़ दिया है। विच नेशन रिकॉग्नाइज एज बाइंडिंग, जिसे नेशन ये अनुभव करता है, रिकॉग्नाइज करता है एज बाइंडिंग देयर रिलेशंस विद वन अनदर, यानी कि क्या कस्टम्स हैं, यानी परंपरा क्या चली आ रही है। अगर एक देश दूसरे देश में जाता है तो क्या उसकी परंपरा है कि जैसे हमारे यहाँ किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति आता है तो हम उसको परंपरागत रूप से कैसे वेलकम करते हैं, क्या करते हैं। कोई देश दूसरे, तो अपने अपने देश की प्रथाएं, कस्टम्स हैं, उनकी ट्रीटीज हैं, संबंध हैं, संधियां हैं, तो कैसे पिक्चर में आती हैं, कैसे फॉलो होती हैं। तो फॉर दीज रीजंस चाइना हैज ट्रीटेड इंटरनेशनल लॉ विद द कॉशन एंड कंसीडर्ड इट एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लोजन एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन। तो चाइना ने इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोजन और पॉलिटिकल ऑपरेशंस का एक टूल समझा। तो ये भी एक अपने आप में इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी इंटरनेशनल लॉ की। दिस इज नॉट सच लाइक दैट। इसके बाद फैनविक की डेफिनेशन आई। फैनविक ने बोला है कि इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड इन अ ब्रॉड टर्म्स एज द बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स विच आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द म्यूचुअल रिलेशंस। इन्होंने देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की है और उनके म्यूचुअल रिलेशंस के लिए द लॉ में बी डिफाइंड ब्रॉड टर्म्स एज बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स की बात की है और स्पेसिफिक रूल्स की बात की है विच आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं और उनके जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, उनके ऊपर बाइंडिंग होती है एंड देयर म्यूचुअल रिलेशंस के ऊपर बाइंडिंग होती है। दिस डेफिनेशन इज बेटर देन द अदर डेफिनेशंस इन बिल ऑफ सेंस। ऑब्वियसली बात है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर की, तो ये डेफिनेशन बेटर डेफिनेशन है रेदर देन वी हैव टॉक्ड अर्लियर। कैसे बेस्ट है? इंस्टीड ऑफ होल स्टेट वर्ड, इन्होंने जो होल स्टेट वर्ड है इसकी जगह ये वर्ड यूज किया मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। दैट इज बेसिकली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर थ्योरीज। He uses term general principles. The second thing that we were missing in previous definition, इन्होंने general term का use किया है, इन्होंने state word का use नहीं किया, इन्होंने members of international community का word किया है। We can say after second word this definition is appropriate and correct definition of international law। ठीक है, तो ये 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फैनफिक के डेफिनेशन और मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशंस में से एक है वो। इसका बाद स्टार्क की डेफिनेशन भी आती है। स्टार्क ने बोला है कि इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन विच कंपोज्ड फॉर इट्स ग्रेटर पार्ट फॉर द प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट विच स्टेट फील्स देमसेल्व्स बाउंड टू ऑब्जर्व। जो स्टेट अपने आप सोचते हैं कि ऐसा हमें कंडक्ट करना चाहिए, ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कंडक्ट, एंड देयरफॉर डू कॉमनली ऑब्जर्व इन देयर रिलेशन विद ईच अदर, और आपस में एक दूसरे के रिलेशंस के लिए भी वो कॉमनली उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। वो क्या है? द रूल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, their relations with each other and their relation with the states and individuals, right? And then second is certain rules are law relating to individuals and non-state entities so far as the rights or duties of such individuals are the concern of international community। तो यहाँ से कंक्लूजन है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विद रेगुलेट द कंडक्ट एंड रिलेशंस ऑफ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इस हिसाब से आपको देखा जाए कि पूरे निचोड़ जो है इसका कि इसमें जनरल प्रिंसिपल्स और कम्युनिटी की बात जो है वो मेन सामने आ रही है। और यहाँ पे इस डेफिनेशन के हिसाब से फैनविक के डेफिनेशन, स्टार के डेफिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है इनटू अकाउंट ऑफ changing character of international law। So that is the complete lecture of definitions and criticism of international law and I guess मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है पूरी definitions को और उसकी criticism को। अगर जो लोग इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है, इनके जो बेसिक डेफिनेशन है, जो बुनियादी ढांचा है इंटरनेशनल लॉ का, that I have covered in these 3 lectures। So guys please make question notes for if you have any doubts and also subscribe me if you really like this content। एक बेल का आइकन है उसको दबा के आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फ्यूचर वीडियोस को आप देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।